बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, हमेशा आपसे एक ही बात कहती हूँ कि आर्टिस्ट इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमेशा वो आर्टिस्ट अपने काम के थ्रू ज़िंदा रहते हैं। आप सबको पता चल ही गया होगा, कल के रोज़ ये ख़बर काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक बिल्कीस खानम साहिबा जो हैं वो कल दुनिया से कूच कर गईं। उनकी कल डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए, आमीन। उनकी फ़ैमिली के लिए हम कंडोलेंसेस पेश करना चाहेंगे, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करें। व्यूअर्स, बिल्कीस खानम साहिबा एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट थी। बहुत सी फ़िल्मों के आपने गीत गाए, एवरग्रीन सॉन्ग्स आपने गाए। आपकी शादी उस्ताद रईस खान साहब से हुई जो सितार नवाज़ थे और ख़ुद इन हिज़ ओन राइट एक लेजेंड थे। आपके भाई मोहसिन रज़ा भी फेमस म्यूज़िशन थे। बिल्कीस खानम साहिबा की अगर हम बात करें तो आपके फ़ेमस गानों में एक तो भी आपने सुना, अनोखा लाडला, दैन छाप तिलक, एंड इसी तरह के और भी बहुत से खूबसूरत गाने आपने गाए। एक शेर है जो ऑफ कोर्स पेश करने की कोशिश करूँगी। जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो व्यूअर्स, कोशिश होती है कि एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें उन ग्रेट लोगों को जो अब हमारे साथ नहीं हैं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और वो अपने काम के थ्रू हमेशा जीते रहें। और बिल्कीस खानम साहिबा, लाइक आई सेड, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा असासा थी। एक लिविंग लेजेंड का उनको लेवल दिया जाता था, दर्जा दिया जाता था। और अब क्योंकि हमारे साथ नहीं हैं तो लिविंग हम हटा भी दें तो लेजेंड फिर भी आप रहेंगी। आइए व्यूअर्स, बढ़ते हैं अब आज के अपने टॉपिक की तरफ और अपनी आज की कॉन्वर्सेशन की तरफ कि आज हमने आपसे बात क्या करनी है। हमारी टीम जो है काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रही है वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स को कि भाई नेक्स्ट हम किस चीज़ पे बात करें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे चैनल में ही ऑफ कोर्स देयर आर सम पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं वो अपने ही एक फ़िज़िकल प्रोसेस से गुज़र रही होती हैं। आई माई सेल्फ माशाल्लाह हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं मेरे, हमज़ा, हसन एंड नूर बानो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितने ज़्यादा मिथ्स और किस किस्म के ओल्ड वाइव्स टेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कही जाती हैं जो लोगों के दिलों में वहम पैदा कर देती हैं और इंसान को डरा देती हैं। जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप एक्सपेक्टिंग हैं, तो आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ तक लोग कहते हैं कि सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए। अब व्यूअर, सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में लोगों के बच्चे पैदा होते हैं, पूरी दुनिया में ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, वो एक्सरसाइज भी करती हैं, अपनी फ़िटनेस पे भी तवज्जो देती हैं। ऑफ़ कोर्स आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से रुजू करना होता है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि पाकिस्तान में आप जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं तो बिला वजह वो आपको कहते हैं कि भाई एहतियात करनी है, आपने एक्सरसाइज नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। जबकि पूरी दुनिया में ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। ख़वातीन लास्ट डे तक अपनी प्रेगनेंसी के जॉब पे जाती हैं, जॉब से फ्री होके जब भी उनका डिलीवरी का टाइम होता है वो जाके बच्चा डिलीवर कर लेती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ख़वातीन फ़िज़िकल टफ़ टाइम पे से नहीं गुज़रती, प्रेगनेंसी में ऑफ़ कोर्स गुज़रती हैं। मेरी अपनी जो प्रेगनेंसी नूरबानो वाली थी उसमें मुझे डॉक्टर ने बाकायदा बेड रेस्ट पे डाल दिया था, लेकिन मुझे एक मेडिकल कंडीशन थी जिसका नाम था प्लेसेंटा प्रीविया, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल मना किया हुआ था कि भाई वॉशरूम भी चल के जाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता है और वापस आना है, कहीं खड़े नहीं होना, कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करनी। लेकिन वो एक मेडिकल कंडीशन थी और डॉक्टर ने कहा था कि बेड रेस्ट पे होना है। और जब मैं हसन के साथ प्रेग्नेंट थी तो मैं इसी चैनल पे थी और लिटरली सुबह शो किया और दोपहर को पेन शुरू हो गई और हॉस्पिटल जाके मैंने हसन को डिलीवर कर दिया। सो चलते फिरते रहना, ज़िंदगी में मूवमेंट रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके साथ प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लोग फोकस करते हैं कि खाना है और बहुत ज़्यादा खाना है। अच्छा, मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। और बात यह है कि अगर इंसान बेड रेस्ट पे है और आप उसको खिलाई चले जा रहे हैं तो उसका फिर 40-45 किलो वज़न ही बढ़ेगा, जो मेरा बढ़ा। अच्छा, मेरी भी गलती है, मुझे भी शौक़ है खाने का तो मैं भी खाती जाती थी। लेकिन
अगर लॉजिकली देखा जाए तो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, ये डॉक्टर आपको बड़ा क्लियरली बता देता है कि कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा आपको चाहिए बच्चे के लिए। अदरवाइज एज सच बहुत ज़्यादा खाना और पंजीरियों को खाना और देसी घी में बने हुए खाने और हैवी चीज़ें एक्चुअली आपके वेट को गेन कराती हैं, जिसकी वजह से दूसरे मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं। सो दूसरी बात तो मैंने आपसे ये करनी थी कि एक तो चलना फिरना और खाना पीना थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसी बातें भी कहते हैं कि सॉरी, स्मॉग लाहौर में काफ़ी है, जिसकी वजह से गले के मसाइल सबके चल रहे हैं। मुझे लगा शायद मेरे ख़त्म हो गए हैं। सो एक्सपेक्टिंग ख़वातीन के साथ एक और चीज़ की जाती है, उनको कहा जाता है कि भाई आप पीनट्स नहीं खा सकते, मूंगफली नहीं खा सकते फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर आप चुकंदर ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे के गाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेड और पिंक होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं जो बड़ी ऑड होती हैं, जो मुझे खुद भी नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने कभी ये बातें वैसे सुनी नहीं थी। अच्छा, अगर चांद ग्रहण है या सूरज ग्रहण है तो प्रेग्नेंट ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा करते हैं कि हम किचन की तरफ बढ़ते हैं, रेसिपी आपको बताते हैं। तब तक ज़रा मैं अपने गले को सेट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही? तबीयत बिल्कुल ठीक है, सिर्फ गले में खराश है जी, स्मोक की वजह से। बट एनीवे, तो कैसी हो कोमल? अल्लाह का शुक्र है। आप ज़रा रेसिपी बताएं जी, और ये बताएं कि आज हम बना क्या रहे हैं और उसका तरीका। तब तक मैं ज़रा अपना गला सेट करती हूँ। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी चिकन ग्रेवी बना रहे हैं, साथ कचूमर सलाद और रायता। अफ़गानी चिकन ग्रेवी के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 2 किलो, हरी मिर्च 20 से 25 अदद, टमाटर 12 से 14 अदद, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच, दही 3 कप, हरा धनिया 1 गट्ठी, नमक 1.5 खाने का चम्मच, तेल 2 कप और क्रीम 2 से 3 कप। इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम ऑयल डाल के और उसके अंदर चिकन और साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। ऑयल को फ्राई करके जब वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो उसको हल्की आंच में करके ऑयल, क्योंकि चिकन अपना कलर खुद ही छोड़ेगा, तो आपने ये करना है कि इसमें क्योंकि हल्की आंच पे रख के और उसके बाद इसमें नमक, ज़ीरा और काले मिर्च डालना है, क्योंकि अफ़गानी चीज़ों में ज़्यादा वो लोग पसंद नहीं करते ज़्यादा सॉसेस या ज़्यादा मिर्चें, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं हैं। उसके बाद आपने जो हरी मिर्च है उसको लंबा काट के डाल देना और उसकी भुनाई करनी है। उस जब भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद आपने टमाटर और दही जो है उन दोनों को बेशक इकट्ठा ग्राइंड कर ले, थोड़ा सा दही को बीट करके उसके अंदर डाल दे और उसके बाद जो है जब वो भून जाए तो उसके अंदर लास्ट में क्रीम और गरम मसाला डाल के, हरा धनिया डाल के सर्व कर दे। और इसके बाद हम करेंगे कचूमर सलाद। कचूमर सलाद के लिए चाहिए खीरे 2 अदद, टमाटर 1 अदद, सिरका 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1/4 खाने का चम्मच, सलाद के पत्ते 1 कप, गाजर 1 अदद, बंद गोभी आधा फूल, मूली आधा अदद, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच। इसमें यह है कि हम जितनी भी हमारे पास वेजीज़ हैं वो सारी उसको हम लोग जूलियन कट कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर नमक, काली मिर्च और लीमू और लाइट सा ज़ीरा, सिरका भी डाल सकते हैं, और अगर आप लीमू और सिरका में से एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके साथ आप सर्व कर लें। साथ रायता मैं पुदीना और क्या कहते हैं धनिया के साथ यूज़ कर रही हूँ, और आपकी मर्ज़ी है नमक और काली मिर्च के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। साउंड्स अमेजिंग। देखा, थोड़ा सा गला, आई हैव टू एडमिट, हमारे जो प्रोड्यूसर है उमर, उन्होंने एकदम से मामले को कंट्रोल में लिया और चुपके से आके उन्होंने कहा ये ज़रा खाएं ज़रा अपने गले के लिए जो लॉजेंजेस होती हैं वो। तो हमारी रेसिपीज़ हो गई। हाँ जी, ओके, अमेजिंग रेसिपीज़, डेफिनेटली ट्राई दम आउट व्यूअर्स। यहाँ पे मैं ज़रा अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहूँगी जो मैं आपसे इनिशियली कर रही थी। प्रेग्नेंट ख़वातीन से रिलेटेड जो मिथ्स होते हैं, ये कहा जाता है, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बड़ी फ़नी लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी नूरबानो जब पैदा हुई तो उनकी आंखें नीली थीं और अभी भी माशाल्लाह उसकी आंखें नीली ही हैं। हर बंदा मुझे पूछे क्या खाया था, क्या किया था, वो भाई उसकी फुफ्फी की भी नीली आंखें हैं और उसकी मेरे हस्बैंड की नानों की भी, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो अम्मी हैं उनकी अम्मी की भी नीली आंखें थी, तो इनकी फैमिली में है ये। तो नूरबानो की इसलिए आंखें नीली हैं। मुझे कोई पूछे अच्छा आपने क्या खाया था, इलायची का पानी पिया था। अच्छा, मुझे तो ये थियरीज पता ही नहीं है ना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा तो यही होता है कि अल्लाह ताला मुकम्मल सेहतमंद औलाद दे, हम सबको मुकम्मल सेहतमंद औलाद से नवाजे। नीली आंखें, पीली आंखें, रंग गोरा डार्क, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और औलाद तो इंसान को अपनी वैसे ही प्यारी लगती है जैसी भी हो।
सो अल्टीमेटली मुझे ये चीज़ें बड़ी फ़नी लगती थी, क्योंकि जब आई वाज एक्सपेक्टिंग मुझे बहुत से लोगों ने कहा अच्छा ऐसे करना कि आप तो वैसे भी फेयर हैं लेकिन सेब ज़्यादा खाना, क्योंकि जब आप सेब ज़्यादा खाएंगी तो आपके बच्चे की कंप्लेक्शन भी फेयर होगी। फिर मैंने की फ़र्क पैंदा है बच्चा किस रंग का है, बच्चा बस ठीक हो, अच्छा इंसान हो, दीज आर द थिंग्स दैट मैटर। अच्छा एक और चीज़ कि स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, गर्म चीज़ें नहीं खानी, तो इन सब पे क्लैरिटी हम आज आपको दिलवाएंगे। हमें ज्वाइन करने जा रही हैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट और उसके साथ साथ शी इज़ अ ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन सब चीज़ों में एक्चुअली कौन से फैक्ट्स हैं और कौन सी बातें नॉनसेंस हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट आप सबसे ज़रूर है कि हमें हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मॉर्निंग एट होम इज़ आ फेसबुक का पेज, उस पर हमें फॉलो भी करें। और अगर आपने हमारे लाइव शो का हिस्सा बनना है तो 042992000648 पे आप हमें कॉल करके हमारे लाइव शो में सवाल कर सकते हैं। और ये जो हम अभी प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें मिथ्स हैं, कौन सी चीज़ें फैक्ट्स हैं, इस पे अभी हम बात करेंगे। तो जो भी ख़वातीन एक्सपेक्टिंग हैं या जिनके घर में कोई यंग पर्सन इज़ एक्सपेक्टिंग, तो ज़रूर अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऑड लग रही है या खटक रही है, तो ज़रूर ब्रेक के बाद कॉल करें, हम आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे एक बात बताओ व्यूअर्स, ऑन एयर हमें क्या मज़ा आता होगा जो ब्रेक में मेरी और डॉक्टर ज़ैनब गोंदल की गपशप लगती है। एज़ यू नो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल इज़ ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज जो प्रेगनेंसी के मिथ्स हैं, जो ख़वातीन हामला हैं, जो एक्सपेक्टिंग है, आज का शो स्पेशली उनके लिए है कि ये जो बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना और ऐसे भी नहीं करना और वैसे भी नहीं करना, अल्लाह माफ़ी दे, लगता है कि जैसे 9 महीने के लिए हमें एक प्रिजन में, एक जेल में डाल दिया गया है। जबकि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ज़िंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से गुजारी जाती है। ऑफ कोर्स जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मुझे अपनी लास्ट प्रेगनेंसी में थी, तो उन लोगों को तो एहतियात करनी ही करनी है और अपने डॉक्टर की मॉनिटरिंग के अंडर आपने रहना है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आप नॉर्मल हेल्थ में हैं और आपका दिल चाहता है कि आप काम भी करें, एक्सरसाइज भी करें और बाकी सब चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर बार बार एक बात कह रही हूँ कि अगर आपको डॉक्टर ने नहीं मना किया तो। आइए बात करते हैं डॉक्टर ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज प्रेगनेंसी का टॉपिक स्पेशली इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आए दिन कोई फ़नी बंदा स्टोरी सुन रहा होता है। नूर की आंखें नीली इसलिए हैं क्योंकि आपने इलायची का पानी पिया था, आपके बच्चे गोरे इसलिए हैं क्योंकि आपने सेब ज्यादा खाए थे। कोकोनट का पानी पिया था। क्या? हाँ, कोकोनट का पानी खोबरे पिया का था। भाई अगले को निहारियों से और मुरगन ग़िज़ाओं से फुर्सत मिलती तो अगला इलायची के पानियों की तरफ जाता ना। शायद अगर पी लेती तो 2 पाउंड वजन भी कम हो जाता। लेकिन खैर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें कितनी को एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत होती है? जैसे कि नॉर्मल मैं जो भी खा रही हूँ उस पर एक्स्ट्रा बनने को क्या खाना चाहिए? जो मिथ्स शुरू होती हैं वो डे 1 जब भी किसी को पता चलता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तब से ही शुरू हो जाती हैं। ये कि बहुत ज़्यादा खाओ, और जो मिथ चल रही होती है वो ये भी होती है कि 2 लोगों का खाना तुमने खाना है, विच इज़ ऑल रॉन्ग। 2 लोगों का आपने कोई खाना नहीं खाना होता, आपने अपना ही खाना जो है वो खाना है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई एक्सेस में खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सा मटर के साइज का तो बेबी होता है। या इवन सेकंड सेमेस्टर में भी, ट्राइमेस्टर में भी आपको ज़रूरत नहीं होती। 300 से ज़्यादा कैलोरीज वो एक्स्ट्रा नहीं तीसरे सेमेस्टर ट्राइमेस्टर में जाके आप जो है वो 300 कैलोरीज से 400 कैलोरी सरप्लस करें तो काफ़ी होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा डे 1 से ही खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए एंड अप करते हैं 20 किलो 40 किलो बढ़ा के। भाई मेरा 45 किलोज बढ़ गया, एक बेड रेस्ट पे थी, ऊपर से ऑब्वियसली फैमिली का लाड करने का तरीका क्या होता है, हाँ मेरा बच्चा इसको निहारी बड़ी पसंद है, इसको निहारी भिजवाते, तुमने पाए जरूर खाने, हड्डियां तुम्हारी कमजोर ना हो जाए। अब बात ये है कि मेरे जैसा बंदा नॉर्मली हफ्ते में 1 दफ़ा या 10 दिन में 1 दफ़ा, क्योंकि मुझे निहारी बहुत पसंद है, तो एक ट्रीट के तौर पे मैं निहारी खाती हूँ। अब आप मुझे अगर डेली 4 दफ़ा दिन महीने में 4 दफ़ा हफ्ते में निहारी खिलाएंगे और 4 दफ़ा हफ्ते में पाए खिलाएंगे, दोनों जो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है
और फिर खानी भी 2-2 3-3 खमीरी रोटियां हैं, तो फिर क्या हाल होगा। ऑफ कोर्स वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं बाय द वे क्योंकि कर चुकी हूँ ये सारी चीजें, इसलिए कह रही हूँ कि ये ना करना गलती, बाद में फिर वजन उतारना बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल होता है। आप उन लकी औरतों में से हैं जिसने वजन कम कर लिया, ठीक है, ज़ैनब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कितने जतन किए हैं। हाँ। और आजकल सुबह और शाम 2 टाइम एक्सरसाइज कर रही हूँ अपने जिस पे सिस्टम चेक को, रखने के लिए मैं आपके पास बैठी हुई होती हूँ। और ताने भी मारती रहती है मुझे। बट बात ये है कि व्यूअर्स ऊपर से देखें ना, वेट भी कम करना है तो हेल्दी तरीके से। आपने अपने जिस्म को डाल दी आदत 4000 कैलोरी की डेली, फिर जब बेबी हुआ, फीड वगैरह कराने का मामला आया, उसमें भी आपका दिल, आप उस वक्त तो लगती भी है भूख, उस वक्त जो वजन कम होना चाहिए वो फिर नहीं कम होता, क्योंकि फीडिंग से 300 से 400 कैलोरीज आपकी कम होती हैं दिन की, मतलब यूज होती हैं, लेकिन उसमें भी हम बेड़ा गर्क कर हमें इस देते हैं। चीज़ को देखना है ना कि जो बेबी है उसने टोटल फीड आपकी बॉडी से लेनी है, चाहे आप जब प्रेग्नेंट हैं तब या जब आप फीड करा रहे हो उस टाइम पे भी आपने कैलोरीज को अगर 300 से 400 से ज़्यादा सरप्लस कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा, बच्चे को कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन, कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पंजीरियां होगा। खिला खिला के हाल खराब कर देते चले हैं। पंजीरी अगर आपने खानी है तो पूरे दिन में 1 चम्मच आपको मोर देन इनफ है यार, या हफ्ते में 3 दफ़ा खा लें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, जब भी पता चलता है कि जी अच्छा इसकी कोई गुड न्यूज़ है, उसके लिए देसी घी के टीन लाने शुरू कर दिए जाते हैं और उसको खिलाए जाते हैं। अगर एक नॉर्मल औरत की हम बात करें जिसका वेट नॉर्मल है, उसने मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 12 केजीज गेन करना है। मेरी दोस्त वाज एक्सपेक्टिंग, और उसकी मदर इन लॉ, अल्लाह उनको खुश रखे, बड़ी प्यारी हैं, मतलब वो जो लाड वाली नहीं होती है अम्मियाँ, माँ ही है उसकी, सास तो नहीं है। मुझे आज भी याद है उसकी पहली प्रेगनेंसी में, उसको क्योंकि थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया था, उसको दिन में 3 दफा इतना बड़ा ग्लास दूध का देती थी, 2 देसी घी, टेबल स्पून देसी घी डाल के, यानी कि वो God. दिन में 6 टेबल स्पून देसी घी, ऊपर से दूध, और दूध के अंदर भी अपना फैट, और उसके अलावा बाकी खाना भी चल रहा होगा। अगर आप इसमें देखें तो वो एंड अप की होंगी बहुत मोटे होके। अच्छा, देसी घी की ना एक ये भी चलती है टर्म। अच्छा बाय द वे व्यूअर्स, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे फैट शेमिंग या मोटापे की उस तरह से हम बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर एक इंसान ऑलरेडी स्लिम एंड स्मार्ट है, या आप ऑलरेडी हैवियर साइड पे हैं, और आप अपने नॉर्मल से 40 किलो, देखिए 25 से 30 पाउंड एक नॉर्मल अमाउंट है गेन करना, जिसको हम 12 से 15 किलो मैक्सिमम 12 से 14, एक्चुअली नॉट इवन 15 किलो, 12 से 14 किलो आपका वजन बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आप ओवरवेट हो ऑलरेडी तो मैक्सिमम 8 से 10 केजी। बिल्कुल, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो एंड अप आप करोगे अपने लिए ही तकलीफें बढ़ा के। अच्छा, हम लोग जो कहते हैं ना कि जी जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तुमने अच्छा खाया नहीं था, इसलिए खाने का रोल तो होता है, लेकिन हमें जिस दिन पता चलता है ना कि जी हम प्रेग्नेंट हैं और क्या, हम बेड रेस्ट पे इसलिए भी चले जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, हमें काम ना करने पड़े। लेकिन वो जो वॉक आपने नहीं की, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आप चाहे देसी घी के 6 चम्मच या 10 चम्मच दिन में पी लें, आपकी हड्डियां ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आपने इस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दिया कि अगर आपने देसी घी खाया है तो उसको डाइजेस्ट भी तो करें, उसको जो है अपनी बॉडी में आपने डिपॉजिट भी तो करना है। आपने दूध पी लिया, आपने खाना खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए, लेकिन वो कितनी अमाउंट में खाने थे, क्या करना था, ये तो हमने सोचा ही नहीं। थोड़ी चहलकदमी, एज इन मेकिंग श्योर दैट यू वॉक एंड यू एक्सरसाइज। अब मैं जब कर रही होती हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12,000 to 15,000 स्टेप्स दिन के करूँ, और मैंने लिटरली अपनी ऑनलाइन शुरू की हुई है ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल, बिकॉज मैं डेली करती हूँ। और मैं जो व्यूअर्स हैं, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने कहा कि अब आपने पहले भी शुरू किया था, फिर आपने स्टिक नहीं किया, तो अब मैं डेली अपलोड भी करती हूँ, और करती हूँ क्योंकि मेरे साथ फिर बहुत से लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे बानो मलिक हैं, 2-3 और हैं जो मेरे जो बड़े रेगुलर जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया, और वो मुझे अपनी भी तस्वीरें भेजते हैं डीएम के थ्रू के हम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कर रही होती हूँ एक्सरसाइज, मेरे जहन में एक ही बात जा रही होती है कि ये मैंने अपने साथ खुद की है। अभी मेरा 3 महीने में वजन उतर जाता बच्चा पैदा करने के बाद, अगर मैंने इतना वेट गेन ना किया होता, बट क्योंकि बेड रेस्ट पे थी, बट वो तो लिटरली ये था कि डॉक्टर ने कहा था वॉशरूम तक जाना है, उन्होंने बस। चले, वो तो एक कॉम्प्लिकेशन है ना। अच्छा, कायनात की कॉल है कराची से, उसके बाद वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप के आज का सेगमेंट जो है बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे बात करनी है इनसे, डॉक्टर साहब से। जी जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक 7 मंथ्स का प्री मैच्योर बेबी है,
और उसके मुझे पूछना है कि मैं दोबारा कंसीव कर लिया है तो क्या डाइट क्या असर पड़ेगा, क्या मुझे करना चाहिए, इसके लिए मुझे प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, आपका लास्ट बेबी आप कह रही हैं कि 7 मंथ्स पे पैदा हुआ था, प्रीमैच्योर। जी हेलो हाँ। कायनात, एग्जैक्टली आपकी आपका सवाल आपको समझ आ गया इन्होंने क्या आई पूछा? गेस मुझे ये समझ आया कि 3 मंथ्स का पहला बेबी है और इन्होंने फिर से कंसीव कर लिया है, तो इनकी डाइट क्या होनी चाहिए, आई गेस ये था क्वेश्चन। इनका 7 मंथ्स का बेबी प्रीमैच्योर हुआ था, ठीक है। अब आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, क्या कहीं ये कोई डाइट का इशू तो नहीं था? ओके कायनात, समझ आ गई सवाल की, थैंक यू सो मच। वो कभी कभी नीचे ऑडियो हमें सही नहीं आ पाती। अच्छा, ये भी एक है मिसकंसेप्शन कि अगर मिसकैरेज हो गई या बच्चा बहुत प्रीमैच्योर पैदा हो गया, हसन जो है वो 1 महीना अपने टाइम से पहले पैदा हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने लोगों ने मुझे आके ये कहा था कि तुम्हारी खुराक ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी पैदा हो गया। देखिए, हर बॉडी का अपना एक स्टाइल है, हर प्रेगनेंसी जो है उसने अपने टाइम के लिए उसको इवॉल्व करना है, उसकी बॉडी उसको रेडी करती है, ठीक है। अगर हम कहें कि आपका फीटस जो है वो टाइम से पहले जो है वो बर्थ हो रही है, तो वो सिर्फ डाइट का कसूर हम नहीं गिन सकते। डाइट जो है वो अपना ऑलमोस्ट इफेक्ट कह लें मैक्सिमम 50 to 60% देगी। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपने किस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपने उस तरीके से लेके चलना है। अब प्रीमेच्योर जो बर्थ हो जाती है, प्रीमेच्योर बर्थ के लिए अगर हम बात करें तो आपने अपने बच्चे को, हाँ, बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लेके चलना है, क्योंकि बच्चे के उस टाइम पे मेच्योरिटी का जो लेवल है वो बड़ा चेंज हो रहा होता है। हमने उसको उसी तरह से वार्म रखना है और उसको जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, बाहर भी जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर था। मोस्टली हम देखते हैं कि बेबीज़ की, अल्लाह माफ़ करे, डेथ जो है वो इस वजह से हो जाती है कि फीटस में वो एक बहुत नॉर्मल और गर्म टेम्परेचर में थे, क्योंकि बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर गर्म होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है और उसके बाद हम बेबी को इन्वायरमेंट के आगे छोड़ देते हैं कि ठीक है ये ऐसे ही ठीक रहेगा, या गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दियाँ हों तो हम उसे फिर कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कवर करके हीटर में उसको जो है वो ख़राब करने लग जाते हैं उसकी सेहत को। जैसे ही बर्थ होती है आप उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके दें, रूम का एक एनवायरनमेंट बना लें, उसके अंदर ही उसको रखें। बेबी को बार बार बाहर लेके जाना, अंदर लेके आना, ये उसके लिए भी सेफ़ नहीं है और उसकी मदर के लिए भी सेफ़ नहीं है, वो बीमार होंगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या डाइट करना चाहते हो आफ्टर डिलीवरी, या आप जिस टाइम आप, अच्छा, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में अपने में ये भी देखा है कि जिस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती हैं वो उस टाइम पे भी डाइटिंग कर रही होती हैं। उस डाइटिंग को तो मेरा नहीं ख्याल कि सोचना भी चाहिए कभी भी, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने मुझे आके बताया कि आई एम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, लेकिन मैं डाइट करना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया कि यार तुम डाइट ना करो, तुम सिंपली अपनी डाइट को कंट्रोल कर लो और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें और बाहर से खाने, फास्ट फूड जो है वो अपने बंद कर दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं जी, कोक तो मैं नहीं छोड़ सकती, या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो मैं नहीं छोड़ सकती, मैंने उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है, मुझे बड़ी पसंद है। तो उसके साथ काफ़ी चलती रही। देखिए, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को तो वैसे ही नहीं रेकमेंड किया जाता है व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मना करते हैं कि चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें एक हद से ज़्यादा, क्योंकि जो असर कॉफ़ी और चाय आपके जिस्म पे या सॉफ्ट ड्रिंक्स करती हैं वो बेसिकली आपको बूस्ट अप करती हैं ना, जगाती हैं, तो वही चीज़ वो बच्चे को अंदर कर रही होती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। चलिए, अगर बहुत दिल चाह रहा है दिन में एक दफ़ा पी लिया, इसके लेकिन साथ दूसरा मसला ये भी आता है कि वो कहती है खाने को कुछ दिल नहीं करता, जो सालन है उससे हमें स्मेल आती है, पकाना मुश्किल लगता है, तो हम फ्राइज़ की तरफ चले जाते हैं। फ्राइज़ हमारे लिए एक बड़ी अच्छी सोर्स है कि वो हमें फुलफ़िल भी कर देता है और हमारे लिए बड़ा हेल्दी भी है। फ्राइज़ आपके लिए कभी भी हेल्दी नहीं है, जितने ऑयल में वो फ्राई हुए हैं। फिर पोटैटोज़ हैं, आपके लिए कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। आपने प्रोटीन का कोई इंटेक नहीं किया, आपने फ़ैट का जो है वो हेल्दी फ़ैट्स का कोई इंटेक नहीं किया, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और टफ़ करता है आपकी लाइफ को। अच्छा, अब हमारे पास कुछ सवाल है, मैं चाहती हूँ उनको भी हम कवर कर लें। मेरा नाम हुरिया है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे सांस बहुत चढ़ता है और कमज़ोरी बहुत है, कोई हेल्दी डाइट बताएं। सांस आपको इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपको नॉर्मली वॉक करने की आदत पहले नहीं थी, अब आपका ऑफ कोर्स वेट बढ़ रहा है, तो
तो आप उसको जो है वो टैकल नहीं कर पा रही, तो आप आहिस्ता चलें। पहली बात, बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलें ताकि आपको सांस ना चढ़े। दूसरी चीज़ ये कि अपनी डाइट में फ़ैट्स जो हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें। आप वेजिटेबल्स जो हैं उनको कंज्यूम करना शुरू करें। फ्रूट्स जो हैं उनका एक बाउल बना लें सैलड का, एक टाइम पे फ्रूट्स का लें, एक टाइम पे वेजिटेबल्स का लें। ये आपके लिए हेल्दी फाइबर होगा और इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में जितने एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे होंगे वो बॉडी से सिक्रीट आउट होना शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि मोस्टली लोग जो एस्थमा के पेशेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं या उनको डायबिटीज़ हो जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ होती है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी कि अगर आपने सिर्फ जो है अपनी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड कर लिया, क्योंकि वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा लोगों में ये चीज़ भी आती है कि वो बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे दिन में 3, 4, 5 ग्लास, कप भी नहीं ग्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो दूध भी जो होता है वो हद से ज़्यादा, जब आप 1-2 कप से ज़्यादा पीते हैं तो वो भी आपको एस्थमा की तरफ लेके जाता है। तीसरा, हमारी जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं वो बहुत गंदे हैं, जैसे स्मोक है, फोग है। तो आप बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और उसके साथ कोशिश करें जितना कम से कम बाहर निकल सकें उतना घर से निकलें। और एयर प्यूरिफायर, ह्यूमिडिफायर्स और उनको ऐसे कोशिश पौधे करें, घर में घर के अंदर ज़रूर लगाएं जो स्मॉग से हमें बचाते हैं। ऑनलाइन बहुत सी आपको रिसर्च इस पे जाएंगे। मिल जाएगी। अच्छा, मेरा नाम सफ़ीना है, मैं सियालकोट से बोल रही हूँ। प्रेगनेंसी का पहला महीना है, क्या मैं शहद का इस्तेमाल कर सकती हूँ और अगर हाँ तो कितना? आप शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम भी दिन में अगर आप ले रही हैं तो हाफ़ टी स्पून से आप स्टार्ट करें और एक दिन की ऑल्ट्रेशन से लें, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी में जो है वो डायबिटीज़ के चांसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हों, क्योंकि गेस्टेशनल डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद आपको डायरेक्टली जो है वो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो बजाय सारी लाइफ जो है वो डायबिटीज़ में, बीमारियों में रहने से अच्छा है कि आप अभी से ही अपनी शुगर की इंटेक को कंट्रोल कर लें। अच्छा, मेरा नाम इकरा है, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। मैं ओवरवेट हूँ, मेरा बेबी 6 मंथ्स ओल्ड है, अब फिर प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कोई डाइट और एक्सरसाइज ही बता दें। पहली बात ये कि आप फिर से कंसीव इतनी जल्दी आपको नहीं करना चाहिए था, बट अब तो हो गया ना, आप क्या हाँ, करें? बेबी की हेल्थ के लिए भी, पहले की भी और दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं तो अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर है तो ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन और नहीं, वॉक तो वॉक करें ना। वॉक अच्छा, बिल्कुल हम करें। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि अगर आपने जिंदगी में पहले एक्सरसाइज नहीं की, हाँ। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो वो कर प्रेगनेंसी सकते में भी हैं। कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो कर सकते यहाँ हैं। पे एक क्लैरिटी मैं दूंगी, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि एक्सरसाइज पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अब आप प्रेग्नेंट हुए तो सडनली आपने सारी जिंदगी वर्जिश नहीं की और अब आप डे जॉगिंग पे 1 पे निकल आप जाएं। शुरू हो जाएं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। आपने, बेहतर है आपके लिए, अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज या वॉक नहीं की तो आप सिंपल सिर्फ चहलकदमी स्टार्ट कर दें। अगर आपने दिन में फॉर एग्जांपल आप चलते हो तो आप ट्रैक रखो, 500 to 600 स्टेप से स्टार्ट करो जो आपने सिर्फ वॉक के रखने। आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ा के 3-4 हज़ार पे लेके जाएं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और हैं। इसके साथ साथ अपनी डाइट को उतना रखें जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी कैलोरीज़ की आपको ज़रूरत है अपनी हाइट वेट वगैरह के मुताबिक, और कोशिश करें कि प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा रखें और फैटनिंग और दूसरी चीज़ें अवॉइड करें। फाइनली ज़ैनब, एक पैगाम व्यूअर्स के लिए, बिकॉज बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया हमारे सेगमेंट। पैगाम तो यही है कि ठंडा गर्म जो है उसको प्रेगनेंसी में अवॉइड किया जाए, क्योंकि हम मोस्टली लड़कियों को इसलिए मार देते हैं कि जी तुमने गर्म नहीं खाना, तुमने ठंडा नहीं खाना, तुमने अंडा नहीं खाना। आप प्लीज़ उनका जो दिल करता है वो उन्हें खाने दें, चाहे थोड़ी अमाउंट में ही सही, लेकिन आप उनकी डाइट में उनको ऐड करने दें ताकि वो हेल्दी लाइफ की तरफ रहें, ना कि उनको आप मार दें। जैसे आपने बल्कि पहले कहा कि हम समझते हैं कि इसको सज़ा हो गई है और ये कुछ नहीं खा पी सकती, कहीं जा नहीं सकती। वो जहाँ जाना चाहे उसे जाने दें, खाने दें, वो खुश रहेगी तो बेबी खुश रहेगा और हेल्दी होगा। और एन ऑसम मैसेज, थैंक यू सो मच। आई सी यू सून, Soon, वेरी सून। सोशल मीडिया पे तो होती रहती है बात। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही फिनोमिनल और ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी ऐसी फील्ड में काम करना जिसमें ख़वातीन को फोर फ्रंट पे होना होता है या वो नज़रों में ज़्यादा आती हैं, कितना मुश्किल है।
वैसे तो हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल है, लेकिन चलें गुफ्तगू के लिए ये बात हम आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट आयशा जांज़ेब है। जैसे कि आप जानते हैं, इनसे कुछ माह पहले मुलाकात भी आपकी हुई, हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में बात की, लेकिन उसके अंदर कुछ करियर की बातें रह गई, तो मुझे बड़ा गिला था कि यार ये हमने कुछ करियर की भी बात करनी है। तो होस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और एक और मीडिया के जोन के अंदर इन्होंने एंट्री मार दी है, जो है एक्टिंग। Yes. उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैडम? मैं कैसी लग रही हूँ? बड़ा वेलवेट का आउटफिट पहन के आप आ जाएंगे, क्या करें? आपने सर्दी में रखा है तो मेरा जाहिर है आना ही पड़ेगा। सुबह सुबह इतनी फॉग थी, मुझे इतनी जेलसी हो रही है, एक आपके कपड़ों से और एक हमारे साथ जो एक और ब्रिलियंट यंग लेडी है, उनके कोट पहन के, पैंट पहन के बैठ गई है हमारी लड़की। मैं सर्दी में वो जो कहते हैं ना, हड्डियाँ कुछ ये हो गई हैं, क्योंकि फैशन से इज्तनाब तो करना नहीं है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस आर्टिस्ट हैं अस्मा अब्बास साहिबा, तो उनका आउटफिट Oh था, my God. तो अब उसके साथ स्वेटर पहन लेती तो शायद अच्छा ना खराब हो जाता। खराब हो जाता ना। खराब हो जाना। लेकिन जो आउटफिट अभी बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऑब्वियसली व्हेन यू वेयर ये जो एक कोट पहना हुआ है सिद्रा अमीन ने, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये पहनना बड़े बड़े लोगों का ख्वाब होता है। बिल्कुल। और जब भी स्पोर्ट्स की फील्ड में आते हैं तो आप देख रहे होते हैं और सोचते हैं ये एक मैं दिन, कब पहनूंगी हाँ। या पहनूंगा। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर सिद्रा अमीन है। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम श्योर कि जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि नवंबर 2022 में आईसीसी की जानिब से इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल भी मिला, जो बहुत मुश्किल है बाय द वे मिलना। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है बॉयज़ का, सुनते हैं ना वो प्लेयर ऑफ द मंथ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट। एंड आईसीसी में मैन ऑफ द मैच कितना मुश्किल होता है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ वो भी आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का एक बायस है, कंसिस्टेंट बायस है हमारे प्लेयर्स की तरफ, और ये बहुत बड़ी बात है दैट she being a female she got it. It's a huge thing. It's a huge thing. मैं तो इंसिस्ट करूंगी कि भाई हमारी गवर्नमेंट से इसको इनाम भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, और थोड़ा सा हमें भी दे देना उसमें से। अच्छा, इसके साथ साथ इसी साल 2022 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स भी सिद्रा अमीन ने बनाए हैं। Yes, I know that. हमने आपको बात नहीं करने देनी, हमने आपके बारे में बात नहीं करनी है। अच्छी बात है, आप पहले बोलें फिर मैं बताऊंगी आपको। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब लाइव खत्म हो चुका होगा, बस फिर हम कहेंगे तुम घर जाओ। अच्छा, क्योंकि हम दोनों फैन हैं, और ये तो आपका इंटरव्यू पहले भी कर चुकी हैं और मैंने आपके साथ भी मेरे पहले साथ किया भी आप कर चुकी हैं। तो Second time. 2 होस्ट के साथ आपको बैठ के हम आपका ब्रोस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये बताओ कि क्रिकेट का सफर अप टिल नाउ हाइलाइट्स क्या हैं? हाइलाइट्स मुझे लगता है कि जब हमने कहा हम फिजिकल क्यों किसी- बनाए, हम आपसे पूछ लेते हैं। हाँ, सही highlights, बात हाँ। है। जब किसी कैरियर में आपको पता आते हैं तो आपको उसके अप्स एंड डाउन्स नहीं पता होता है। जस्ट आपके सामने एक विजन होता है, पहले आप कंटिन्यूसली उसी पे अचीव कर रहे होते हैं। फिर जब ये है कि जब आप करियर में एंटर होते हैं, फिर आपको पता है जी अब आपकी अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, फिर उस लेवल पे रह के कैसे आपने अपने आप को लेकिन सिद्रा पहले ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल नहीं जब मैं आपसे बात करती थी, जब पहले बात हुई थी, मेरी भी हुई थी, आयशा आपकी भी हुई थी, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, मैं फील्ड में totally निकल agree के with you, काम इसमें कर- तो कोई शक की बात नहीं, ये मैं खुद भी मानती हूँ। सो यही है कि आपको चीज़ें फिर कॉन्फिडेंट भी देती हैं, आपको एम्पावर भी करती हैं, पावर भी करती हैं, मज़ीद लोगों में कैसे रहना है। सो बड़ी चीज़ें आप सीखते हो, और जैसे आप लोगों ने अपनी चीज़ों में रह के इतना, मैं कहती हूँ, नाम कमाया और बोल्ड हुए हैं और चीज़ों को किया। सेम मेरे साथ भी यही है कि पहले बहुत ज़्यादा कैमरा शायद थे, बोला भी नहीं जाता था, और टीचर या कोई आज सर की कुड़ी कहते थे बाल भी बना के आई Oh, है, थोड़ा सा yes. मेकअप भी कीता है साड़ी कुड़ी ने। Makeup शकअप पहले हुआ तो है। हमारा बच्चा जो है ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, खिलाओ मुझे बस, मेरे से बात ना करो। था इस किस्म का ना मूड उस वक्त। फोकस कंप्लीटली फोकस। See, but the thing is, बाहर जब एक लड़की निकलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में निकले, और जब उसका बाहर लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस में भी, आपकी ग्रूमिंग में भी, आपके लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के तरीके। आपके चैलेंजेस को हैंडल करने में भी। जोगन, घर पे बैठकर मतलब चीज़ों को मैनेज करना ये भी बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हम सड़क करते पे हैं। जब हम वो भी करते हैं। सारे करते हैं। हाँ, लेकिन जो होम मेकर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनकी एफर्ट को हम वो नहीं कर सकते। लेकिन जो लड़कियाँ, जो औरतें बाहर निकल के काम करती हैं, उनके चैलेंजेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके टेंट्रम्स, आपके मसाइल नहीं होते, उसमें जो और लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनके भी मसाइल शामिल हो जाते हैं।
उनके एटीट्यूड्स भी शामिल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि आपके साथ ही कोई कोवर्कर है, उसका मूड ठीक नहीं है और उसके मूड ठीक ना होने की वजह से उस पूरे एरिया का ऑरा ही बिगड़ जाता है। लग रहा है ड्रामे की शूट से वापस आई हैं, बड़े मूड देख के आई हैं आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ड्रामों की तरफ कैसे निकल गई फुफ्फो? यार। क्या कीता है? मैं बताती हूँ। बड़ा नहीं यहाँ पे बैठ के कहती है हाँ मैं बस अपनी होस्टिंग ये वो एजुकेशन बाकी कीता है। हाँ अच्छा, मुझे कौन कह रहा है? उस वक्त से इस वक्त तक इतना क्या हो गया 1.5-2 महीने में? मैं बताती हूँ। हाँ। मैं बताती हूँ। बहुत अरसे से मेरे दोस्त मेरे पीछे लगे हुए थे। इट्स आई मीन जिस वक्त मैं खबरनाक भी करी थी उस वक्त भी कि यू नो तुम एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करती। अब अम्मा का एक कंसिस्टेंट डंडा, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका डंडा मेरे सर पे हाँ मौजूद है कि भाई तुमने इस फील्ड में नहीं जाना। अब व्हेन आई ऑफर्स केप्ट कमिंग बट मैंने हमेशा डिनाई किया। इस बार जब ऑफर आई हसीब हसन की तरफ से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे पैदा करने के बाद आपके दिमाग की ट्यूबलाइट जली कि अब ये करना चाहिए। अब यार मेरी 5 हो बात गया ना? सुन, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तस्वीरें दिखाई तो थी सबकी, क्या हो गया? मतलब देखो 2 बच्चों के बाद ना बंदा दिमाग का वैसे ही शाशा करना शुरू हो जाता है। मेरे 3 हैं, मैं भी अक्सर 1 या 2 की दिखा देती हूँ तस्वीर, तो कहती है बाकी दिखाएं। मैं कहा देखे 2 स्टेप किड्स है, एक फॉस्टर सन है, तो 6 की का मतलब हाँ। अगला कहे कि यार मैंने क्यों पूछा कि तस्वीर दिखाओ। ये भी तो होता है ना। ये भी ठीक है। अच्छा हाँ। बिल्कुल ठीक कहा कि इन 5 बच्चों के बाद ही ख्याल आया भाई देखो दैट इट्स नेवर टू लेट। Whenever you can venture into something which is adventurous, which is something which you मतलब not very comfortable with। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी। ये पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज भी पहले सुने हुए हैं। नहीं मैं एक्टिंग की तरफ नहीं, वो मेरा इंटरेस्ट ये वो मैंने देखा हुआ है ना। हाँ, तो बिल्कुल मेरा ऐसे। बड़ा दिल था कि मैं ऑन एयर कहूँ हुन बोल। हुन क्या अच्छा देखो क्या कौन रहा है, खुद सारे जहान के काम मैंने करके- हमेशा किया है। हाँ मैंने आपने हमेशा शुरू से भी किया इसी और से किया डिटो था। की तरह किया है। और उसी अम्मा जो अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया में है, ये डंडे और जूते खा खा के उसके बावजूद किया। हाँ लेकिन वो मेरी अम्मा ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दी थी। और इनिशियली भी मेरा फोकस जो था मुझे था कि बड़े 3 बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाए, फिर छोटा आ गया, फिर उसके ऊपर फोकस रहा मुझे था कि इसको ठीक से पाल लूँ। उसके बाद देन 5th one केम ऑल्सो, तो फिर बस उसके बाद फिर था कि बच्चों के अब्बा पे भी थोड़ा सा फोकस रखूँ। करते 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 जब मैंने ब्रेक ली पिछले साल, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस और ऑफर्स आते रहे बट आई केप्ट डिनाइंग। इस दफ़ा जब ये ऑप्शन आई तो ये इतना इट वाज सो क्लोज टू माय हार्ट कि जो स्टोरी है मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही, बट इट इज़ समथिंग दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड वेरी क्लोज टू माय लाइफ ऑल्सो। ये जब ये शो ये ऑन एयर हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में, तो मैं आपको फिर आके बताऊंगी कि इसमें से ज़िंदगी कौन कौन से हिस्से हैं जो मेरी ज़िंदगी से इतने पैरेलल हैं कि इट्स एज इफ कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर बाजी लिखी हुई है। बायोपिक तो नहीं कर रहे तुसी? नहीं अच्छा, अभी नहीं अभी की। जब बायोपिक की ना तो उस दिन तो बहुत वो दिन बड़े खतरनाक दिन होंगे। हाँ हम सब इनसे बहुत दूर दूर रहेंगे, लेकिन हसन की बर्थडे आ रही है कुछ दिनों में, उस पे जरूर आ जरूर जाना। जरूर उसमें इंशाल्लाह। छोटे वाले कुछ ले आना बच्चे, कुछ। हाँ बड़े भी ले आना, मुझे उसको फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है। हाँ अच्छा ये बताइए, ये तो हम घरेलू बातों की तरफ वापस आ गए हैं, तो अब हम यहाँ आ जाते हैं। मुझे ये बताइए कि घर पे कितनी को सपोर्ट अब है? क्योंकि देखो पहले तो शुरू के दिन थे ना, गए कैंप लगा किया, ये भी हो गया वो, अब तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। एज इन मतलब यू कांट बिजी रूटीन में हाँ वो उत्थे भी नहीं टिक रहे। और भी देखो और इस तस्वीर में भी तुसी देखो लोगों देखो हमारी लड़की के एक्चुअली जमीन पे पाँव नहीं टिकते, नहीं मतलब वही। तो बताइए ये अब क्या हालात हैं? कितनी को डांटे पिटती हैं कि पुत्र कभी तो घर पे आ जाया करो? हाँ वैसे अभी भी अम्मी की रूटीन अभी भी टफ ही है। मैं मगरिब से पहले ही वैसे मैं घर जाती हूँ यूजली। सो अभी कभी लेट हो जाऊँ ना बेटा, अब पूरा मैच पे किस तरह कहोगी कि मैं लेकिन मगरिब से नहीं मैं पहले बता घर रही हूँ जाना? आपको। तो अम्मी अक्सर बेटा कहाँ रहेगी, मैं कहा अम्मी बस ख़त्म करके दोस्तों के साथ बैठ के तो मैं वापस आ रही हूँ। लेकिन ये बात है कि शुरू में भी फैमिली का मेरे साथ था, लेकिन मैं कहती हूँ कि आउटसाइड के प्रेशर्स थे नो डाउट। उसको मैं कहती हूँ मेरे भाइयों ने रम्मी अबू ने ही कम मैनेज किया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ अब इन लोगों को काफ़ी मेरी रूटीन का पता चल गया और माशाल्लाह जैसे आपने कहा मैं हवा में उड़ नहीं रही, मेरी रूटीन बहुत बिजी हो गई है कि मुझे इतने फ़ोन मैसेजेस कॉल्स आ रहे कि मैंने अभी काफ़ी साइड पे रखा है। ये बात है कि मैंने अपनी प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ी इन चीज़ों के लिए। अब्बू इतने पाले छोने जी, हमने अम्मी अब्बू की तस्वीर भी लगाई है। अम्मी अब्बू है ना? बहुत शुक्रिया जी। नो वी लव देम। आई मीन द पॉइंट इज देखिए जो माँ बाप अपनी औलाद को सपोर्ट करते बेटी हैं को खास और तौर पे, स्पेशली इस बेटी माशरे को में। इस माशरे में और इस फील्ड में यस हमारे से ज्यादा टफ है ये फील्ड। बहुत टफ फील्ड। एक तो फिजिकली टफ है, दूसरी बात 24 घंटे आप ऑन द फोरफ्रंट हो। ओह यस
और हम लोग तो चलो मजाक कर लेते हैं, कोई सिली बात कह देते, जब ये कोट पहन लेते तो फिर मजाक करने की भी मार्जिन नहीं रहती सही बात जिंदगी है, में। फिर तो हर चीज बिल्कुल अपराइट होनी Because चाहिए। you're representing the nation। बिल्कुल। अच्छा, कोट मिला था तो कैसा लगा? यार कोट मिला तो बस जैसे आपने पहले मेंशन किया था कि यार इसको पानी हमें तो नहीं मिल रहा ना, हमने इसलिए जानना, हम आपके थ्रू हम आपके थ्रू जीना चाहते वो हैं। चाह बहुत अच्छी थी। इवन यू नो सम टाइम जब हमारे सीनियर्स खेला करते थे तो जब हम पाकिस्तान कैंप में जाते थे तो मोस्टली आपको पता है सबके सेम होने चाहिए ना किट वगैरह। तो सर अक्सर मैनेजर और सर कहते थे कि बेटा ये आप प्लीज़ शर्ट थोड़े बोरो करके तो पहन लो। तो हम एक दो बारी कहा कि सर प्लीज़ ये साइड पर रखे, हम खुद अपनी एक दिन लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हुआ। तो ये चाह बहुत मैं कहती हूँ आगे लेके जाती है और इसको पहन के बहुत खुशी हुई थी। इवन मैं कहती हूँ कि आंसू भी आए थे जब ये कोट पहनना जब था। पुराना हो जाएगा पकड़ा तो था। मुझे दे देना। नहीं नहीं पुराना वाला मुझे मेरे दे पास देना। बहुत कोट्स पड़े हैं लेकिन मैंने ये नहीं दिए, मैंने किट्स बहुत ज्यादा दिए। नहीं कोट चाहिए मेरे मुझे पास तुम्हारी है। किट, मुझे कोट चाहिए। कोट ही नहीं देती पूरी। देखो अस्मा आपा ने भी तो मुझे अपनी कोटी दी है मेरी ना। बात अब सुनो, इसमें भी फिट लग रही है। ये अर्न करना पड़ता है ये वाला कोट, ये बहुत यार, और बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, धूपों में अपनी स्किन खराब करनी पड़ती है। हम अभी बात कर रहे नहीं, वो थे स्किन से ज्यादा मुझे उसकी हड्डियों की टेंशन है क्योंकि गिट्टे गोडे रह जाते हैं। हाँ ना ऑपरेट हुआ है ना मेरी नी का। अच्छा, मैं हाँ सच जी या अल्लाह इतनी जवानी छोटी में सी हमारी लड़की बूढ़ी हो गई। अल्लाह ना करे। जवानी में नहीं, वो तो होता है ना, वो कहते हैं कि वो अंकल उनके 75 एज हाँ, हो उनका गई है, गोडा अब उनका replace गोडा हो गया चेंज है। कराना है हमें। गोडे की कहानी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जरा थोड़ा लोगों को हजम करने दे कि जवानी में हमारी बच्ची बूढ़ी हो गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त मैं जिस ब्रिलियंट यंग मैन के साथ खड़ी हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि हम डायरेक्ट सॉन्ग से इसलिए एंटर करें क्योंकि इसको मैंने अपनी लिटरली आंखों के सामने इस फील्ड में आते हुए देखा और अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए देखा। इतना मेहनती, इतना ब्रिलियंट और इतना टैलेंटेड यंग पर्सन कम ही एज अ होस्ट आपको टकरता है। और यूजुअली जब इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली सिंगिंग की फील्ड में, तो फिर वो उन लोगों को याद भी नहीं रखते जो शुरू में उनकी बहुत सपोर्ट करते थे। मैं नहीं कह रही कि मैंने बहुत सपोर्ट की है, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं हमेशा से फ़ैन रही हूँ। और अब मानवान को जब मैं देखती हूँ डूइंग सो वेल तो बहुत खुशी होती है। सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, वोकलिस्ट भी हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट म्यूजिशियन, ही इज़ अ ब्रिलियंट गिटारिस्ट, सॉन्ग राइटर हैं। और इनका नया सॉन्ग भी आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रूर जाके ऑनलाइन चेक इट आउट। जी रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेलकम टू द शो अगेन बेटा। थैंक यू सो मच एंड सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह thank खुश you. रखे, आबाद आमीन, रखे। आमीन। और अब जो ये प्यारी प्यारी ब्रिलियंट यंग लेडीज़ हैं, आप उनको क्या सुना? मैं उसकी बात कर रही थी, मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं बात कर रही थी। आपने आयशा लेडीज कहा था, वो एक और लेडीज भी वहाँ पे लेफ्ट पे भी है, हमारी तो शेफ फिर भी एक लेडीज है। exactly, तो how can you तो exclude तीन me? लेडीज है ना बड़ी प्यारी, मैंने दाढ़ी रखी है। 3 प्यारी लेडीज और एक आयशा जाजेब हमारे साथ है। ओवर टू यू मान। ओके, सॉन्ग नेम है कितनी सदियाँ बाय मिज़राब बैंड। तेरी आँखें तेरे दिल की सारी बातें करें, आज महके सारे पल ही कई सपने बूंदे, रास्ते गठन ये छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ चुन ले, आज जो भी मिले इस ज़मीं की यही दास्तां है, जिस्म और जान एक दिन तो होना है।
सदियां ना जाने खामोशी से यूं ही गुजरती ही गई। वक्त के बहते दरिया में जब तक सांस रहे तू है मेरी। ओ हो तू जो नहीं तो क्या है हम, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए। तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए। क्या बात है। थैंक यू। वैसे किसके बगैर नहीं जिया जाता? बता दो Song ऑन है एयर, ताकि actually बहुत प्यारा। कोई तो हम रेटिंग बढ़ाने नहीं, वाला ऐसा काम करे ना ऐसा कोई आज शो नहीं, में। ऐसा नहीं है। वैसे मान एक बात बताओ, 4 खवातीन के बीच में हमने आपको बिठा दिया, हाई प्रेशर सिचुएशन है, बिल्कुल ऐसे ही। सोच समझ के बात करना जो भी करोगे। जी जी। अच्छा, ये जो एक यहाँ पे लड़की नुमा खातून बैठी है, इसको भी गाने का बड़ा शौक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी। जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत गाने का शौक भी था। मैंने कॉलेज में बाकायदा गाना सीखा भी, और कनेड में मैं कनेड की पहली म्यूज़िक क्लब प्रेसिडेंट रही, तो आई वाज वेरी लकी। हुन दो लाइना सुना। गला नहीं, बंद दो है। लाइना सुना। नहीं, 2 लाइना सुना। पूरी कोशिश करती हूँ। अच्छा, कोशिश करती हूँ। ना अच्छा हुआ तो फिर आप लोग नहीं, कान I'm बंद कर sorry, लीजिए, फिर आप prove लोग हो कान जाएगा बंद कर कि लीजिएगा। फिर पर्ची सिस्टम के थ्रू ये बनी थी प्रेसिडेंट। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। जी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। वो इश्क जो हमसे रूठ गया। हुन दसो। मैं तो ऑनर बेइज्जती करना चाह रही थी, ये तो मेरी हो गई। ये तो गलत सा हो गया कुछ। देखा, मैंने कहा था मेरा गला थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका शुक्रिया। गला खराब है, मेरा दिमाग खराब है, चीजें बैलेंस में आ गई हैं, नो प्रॉब्लम। ये मैंने अपने प्रोड्यूसर्स की दिल की बात की, क्योंकि ऊपर से एकदम से उन्होंने खोल के है करके कहका मारा मेरे कान के अंदर। अच्छा, आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोगों की बिरादरी में फिजूल बातें होती है? हमारे यहाँ भी होती है। अच्छा, ये बताओ मेरी जान कि गोडे को क्या हुआ था? ये गोडे की कहानी बीच में रह गई। यस, हम सस्पेंस में डन 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 हाँ, डन। गोडा किसने तोड़ा? कैसे गोडा टूटा? क्रिकेट ने तोड़ा था। हाय सदके। हुआ क्या था? यार हुआ कुछ भी नहीं था, मैं फील्डिंग कर रही थी, सो हमारा शाम में मैच था। नेक्स्ट डे हमने ट्रैवलिंग करनी थी श्रीलंका। मैं सेलेक्ट थी उस स्क्वाड में। सो फील्डिंग करते वक्त मैं कैच करने के लिए दौड़ी हूँ। सो मेरे माशाल्लाह काफ़ी जानने वालों को पता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ती हूँ। तो सारे मुझे फील्ड में ना चीती बोलते हैं। आपकी तेजी के बारे में सब जानते हैं। ऑलमोस्ट। ओह यस। क्रिकेट वाले लोग ना, और वैसे कोई नहीं नहीं जानता। नहीं, मैं भी जानती हूँ, मुझे बताने वाली है ना हमारी एक। ओह बस फिर तभी। सो शी नो सर कि मैं माशाल्लाह बहुत तेज भागी, तो मैं अगेन कैच करने के लिए दौड़ी, तो मेरा
नी ट्विस्ट हुआ तो मैं नीचे, खायला वो तो और बहुत ही मुझे भी लगता कि मैं गई, बकायदा सीरियसली डिड इट ट्विस्ट हुआ गेट था। डिसलोकेटेड, हिल गया था? हिला नहीं, लेकिन मुझे फील हुआ था कुछ कड़क की आवाज आई है। ओए होए होए होए। और सोना मैं अच्छा, खुद हमें भी तो ना, उठते बैठते कड़क कड़क की आवाजें आती है, तो हम इसलिए सर्दियां भी है ना, तो कड़क कड़क होती है। अच्छा फिर सो बस फिर मैं नीचे गिरी, तो मुझे भी पता लगा कि अब कुछ हो गया, सिर तो ज़रा सब्र, तो मैं रही, तो फिर फिजियो भाग के आई, मेरी लड़कियां भाग के आई कि सिट क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहा बस कुछ हो गया, मैं लग रही है। तो फिर जब मैं उठी, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था इवन, तो फिर है बड़ी पेन होगी नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पेन थी मुझे, तभी बड़ी पेन मुझे स्टार्ट लेकिन हुई। बेटे एक मेजर इशू फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, रिप्लेसिंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी और पुटिंग इन मेटल और व्हाटएवर, बड़ा उससे परफॉर्मेंस होती है इफेक्ट? नहीं, मैं कहती हूँ उसके बाद मुझे लगता है मेरी माशाल्लाह बहुत चीज़ें ज़्यादा अच्छी हुई हैं। दूसरा गोटा भी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। 0 मीटर लग गया ना गोडा उसका, इसलिए एक परफॉर्मेंस वाला 0 बेहतर मीटर हो है, गई। दूसरा तो इस्तेमाल शुदा है, हम उसको भी चेंज करा देते हैं। टायर गाड़ी का एक तो नहीं बदलते ना, फिर चारों बदलते हैं। नहीं, मेरा दोनों नी- गोटे मेरा और नी दोनों वही था। एल्बोस चेंज करा अल्लाह देते ना हैं। करे यार, वैसे पूछ रही हूँ, हो नहीं बहुत सकता। मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे भाई, तुम्हें अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती आमीन, दे। आमीन, अच्छा, आमीन, इसके बावजूद देखो इस लड़की ने कितना बड़ा मार्का मारा है कि प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है बाय ICC, है ना? ICC, which is a very big deal. It's a And big she's made the most runs this Yeah. year. हाँ जी माशाल्लाह। हम यही तुम्हें अपलिफ्ट करते जा रहे ठीक हैं। काम कर रही हो ये बात बेटा, हुई। अच्छा काम करती रहो। होती नहीं आंटियां जो सड़ जाती है कि इसकी कामयाबी मेरी बेटी से ज्यादा ज्यादा है। तो कहती है हाँ बेटे लगी रहो, ठीक कर रही हो। ठीक कर रही मैं हो, कहा आपकी ठीक बेटी कर के रही तो हो। मतलब FA में बेचारी 4 दफा फेल हुई है, लेकिन सपनियां आ चलो रही ठीक है, मैं टॉप लेवल की प्लेयर हूँ, बट दैट्स But ओके। that's okay. वेल डन, माशाल्लाह, और अल्लाह जिंदगी दे और सेहत दे। आमीन। लेकिन अगर 0 मीटर करना है तो बता देना। एक पिक्चर भी मैंने दिखानी है हमारे यार viewers उसके को। बाद 0 मीटर करने के स्कोर्स बाद जरा चेक करें व्यूअर्स, इस लड़की के माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। we're so proud of you Sidra. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाई these are our superstars viewers and the point is no doubt हमारे मेल प्लेयर्स जो हैं they do well and all of that stuff, but just because female cricket पहुंच रही है एक certain level पे, but इतना टाइम क्यों लगा? मुझे तो गिला ही इस बात का है कि इतना वक्त क्यों लगा यहाँ पे पहुंचने में। चलो, मैं हमें ऑन पार होना चाहिए था। देखिए क्रिकेट लड़के भी खेलते हैं, लड़कियां भी खेलती हैं, मैं बड़ी हुई हूँ क्रिकेट खेलते हुए। वो और बात है कि क्रिकेट ने मुझे खेला, मैंने क्रिकेट को नहीं खेला, लेकिन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट द फैक्ट इज दैट हम क्यों सिर्फ बच्चों लड़कों को क्रिकेट बैट और किट लेके देते हैं जब वो छोटे होते हैं, हम बेटियों को क्यों नहीं लेके देते? सोशल टैबूज है ना, हम लोग असल में हमने स्पोर्ट्स भी डिवाइड कर दिए कि ये मर्दों के खेलने की गेम है, ये औरतों के खेलने की गेम है। यार मैं नहीं खेलना बैडमिंटन, इट्स वेरी मैंने बैडमिंटन ही खेलना है नहीं, मैंने खेली हुई है बैडमिंटन स्कूल के लिए ना, वॉलीबॉल भी खेली हुई है, नेटबॉल भी खेला हुआ है, बट एक्चुअली आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। लेकिन वो क्योंकि बहुत पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचूं तो शायद बहुत वायलेंट गेम्स होती हैं और अक्सर लोग खेलते खेलते बैट से ठा ठा भी अच्छी शुरू बात कर है ना, देते हैं ना। लड़कियों को पता चलना Strong चाहिए, होना देखो, चाहिए, हाँ, अब इसके साथ कोई पंगा नहीं लेगा, है टिकी पैक, लेकिन इसके साथ कोई पंगा नहीं लेगा। हाँ सही बात है, मेरे टिकी बाद बैक। से बड़े फेमस है मेरे और आयशा नसीम के हमारी टीम में। अच्छा, क्या करते हो? मुझे मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि इन लोगों को सबको बुलाऊं एक दिन और इनकी आर्म रेसलिंग कराऊं, टग ऑफ वॉर कराऊं, बड़ा मजा आएगा एक दिन ना कसम कुछ से, करना पड़ेगा, वो इजाजतें लेके ना। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए जी। कि आप जो जाके एक्टिंग कर तो आई, जी। लेकिन आई एम सॉरी, हाँ। एक्टिंग के सेट पे और होस्टिंग के माहौल में जमीन आसमान का बहुत फर्क फर्क होता है। एंड बिकॉज मैंने एक्टिंग छोड़ी ही टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ऑब्वियसली बच्चे शच्चे ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट एक मेजर एलिमेंट ये था कि मेरे से वो टेंशन और एंग्जाइटी नहीं ली जाती थी। सारे बैठे तो हुए हैं, लेकिन दिल ही दिल में हर बंदे को एक दूसरे से वट है। ये बड़ी पॉलिटिक्स है, एक्टिंग में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स है। अच्छा, मुझे ये नहीं, मैं नहीं समझती जुगन, मेरा ख्याल है कि हर फील्ड में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को, लोगों के टैलेंट्स को ना एक्सेप्ट करना छोड़ दिया है। हम ना तो एक्सेप्ट करते हैं, ना हम उसे प्रमोट करते हैं, ना दिल से किसी के लिए अच्छा चाहते हैं। जब हम दिल में अपने मैल रख के बैठे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 10 लोग अगर बैठे हैं एक सेट के ऊपर एंड दे नॉट हैप्पी विद ईच अदर, तो अब वो देखो ना, यू आर अ न्यू कमर इन द एक्टिंग की फील्ड, या तो Absolutely. शुरू में तो लोग बहुत स्वीट होते हैं, बट थोड़ा वक्त जब गुजरता है या आपकी तो the attitude कामयाबी- is कि भाई इसको क्यों रखा है, एग्जैक्टली, इसको क्यों रखा है, बाकी सारे मर गए थे एक्टर फील्ड में। ट्रू ट्रू। लोग नहीं एंटर होने देते नए बंदे को। भाई सिंगिंग में भी यही प्रॉब्लम है, किसी नए बंदे को एंटर नहीं होने देते। क्रिकेट जोगन,
वेरी टफ टू गेट इनटू। इवन होस्टिंग में भी जब मैंने एज अ फीमेल होस्ट ज्वाइन किया था, इतना बैकलैश था कि मर्दों के लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। वो ज़ाहिर है इदारे का और उस टीम का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि उन्होंने एक टैबू ब्रेक किया था और उसके बाद दोबारा वो टैबू नहीं ब्रेक हो सका। मतलब सक्सेसफुली इतना लंबा रन किसी ने भी नहीं खेला है। तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। कहीं पर भी अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। कैसा रहा एक्सपीरियंस एक्टिंग का? मुझे बिल्कुल जोगन मैं बहुत एडवेंचरस इंसान हूँ ज़िंदगी में। और कितना लंबा काम था, कितने डेज? इट वाज 5 डेज पहले थे और फिर 5 दिन बाद में थे। मैं बीच में उम्रा आ गया था, तो इट वाज अबाउट। बाय द वे बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। उम्रे की। थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बताऊं, जब इसका मुझे मैसेज आया ना कि मैं उम्रे पे गई थी, मुझे तुम्हारा ख्याल आया वहाँ पे। हाँ, मुझे मेरा हतीम में तो तुम्हारा। वो जो कहते हैं ना कि किसी और लम्हे पे किसी को इंसान याद करे, वो एक फ़र्क बात होती है। लेकिन जब आप रब के इतने करीब गए हुए होते हैं और उस वक्त आपका ख्याल किसी को आए, तो ऑनर मैंने शुक्रिया अदा करना था। बिकॉज वो जो होता है ना कि दिल इंसान का खुश हो जाता है कि यार शायद उन्हीं की मांगी हुई दुआ कबूल हो जाए। पता है जोगन क्या बात है, मैंने ये इस दफ़ा ये जाके वहाँ महसूस किया है कि जिन लोगों के साथ मेरा ताल्लुक था ना, मतलब मुझे शायद उतना पता भी नहीं था, उन लोगों का मुझे बाकायदा नमाज के दौरान ख्याल, आंखों के सामने चेहरा आता रहा है। एंड देन आई केप्ट टेक्सटिंग दोज पीपल कि कोई दुआ है जो तुमने मांगनी है या कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है। दैट्स ऑल्सो वाई जब मैंने आपको मैसेज किया, यू वर इन कैनेडा एट दैट टाइम, तो आई टेक्सटेड यू ऑल्सो इंस्टेंटली। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं 5 दिनों के लिए कनाडा गई और उन 5 दिन में इतनी तकलीफ़ में रही क्योंकि मेरा लेफ़्ट वाला जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया और लिगामेंट्स टेयर हो गए। अभी भी हालात उसके टाइट है, लेकिन मैं डीटो की तरह लगी हुई हूँ विद एंकल ब्रेसेस। उसकी भी कहानी ब्रेक में सुनाऊंगी। एंड मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं आपको वॉइस नोट करना चाह रही थी, बट माई थ्रोट वॉज बंद। द डे आई लैंडेड इन कैनेडा मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई। अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग विद टॉकिंग, लेकिन मेरे वोकल कॉर्ड्स बंद हो गए। तो वही वाली बात होती है ना कि जब आपका मैसेज आया, तो ये मैंने बात करनी नहीं थी क्योंकि आए हुए भी अब मुझे कुछ दिन हो गए, बट ये एक्चुअली उस वक्त जब आपका मैसेज आया था तो मुझे एक हुआ कि यार अल्लाह में उसी की दुआ सुन ले, मेरी आवाज़ वापस आ जाए, कि मेरी रोजी रोटी है मेरी आवाज़। एनीवे, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को अब उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि इन दोनों ब्रिलियंट यंग लेडीज़ के लिए अपने करियर्स में पर्सनल हाइलाइट्स क्या रहे हैं, लाइक द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंट्स क्या रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा लजीज सा खाना तैयार है जी। तो बताइए अपनी डिशेस के बारे में। ये अफ़गानी हांडी है और साथ कचूमर सैलेड और साथ मिंट रायता। अच्छा, ये बताइए कि आप सिर्फ ये तो नहीं करती हैं, आप तो आर्टिस्ट भी हैं, तो अपना काम हमें कब दिखाएंगी ऑन एयर? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो आप अपना काम भी लेके आएंगी। मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब एज एन आर्टिस्ट होनी चाहिए। बातों में पता चला है। अल्लाह, बातों में पता चला है। आजकल के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि वन शुड बी मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी फैसेटेड। बट शी इज मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी फैसेटेड, बट पता नहीं क्यों छुपा। हमारा बच्चा शाय है ना। एक तो जो फिजिकल वाले आर्टिस्ट होते हैं उनका एक ये जरा मसला होता है कि दे आर वेरी वेरी अपने आप के अंदर, वो अपने काम के थ्रू ही बोलते हैं, अपनी दुनिया में गुम होते हैं। अपनी दुनिया में गुम होते हैं। अपनी दुनिया में गुम रहने वाले यंग मैन, आपका एक गाना भी आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। इंशाल्लाह जो है ना फर्स्ट को रिलीज करूंगा मैं। अच्छा, ऐसे नीचे देख के बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत शदीद दुख है कि ये गाना आ रहा है। नहीं, वो आपके अदब में ऐसे कर रहा है। वो अच्छा, वो है इन द अदब्स। हाँ जी, थैंक यू। बड़े वालेकुम मदद, वालेकुम मदद। नहीं, मैंने कहा बता दे क्योंकि उसके बाद हमने सॉन्ग सुनना ना, तो ये ना हो कि ये वाली बात रह जाए। तो 1 जनवरी को आपका सॉन्ग इंशाल्लाह। गाने का नाम भी बता दो लड़के। छोड़ दो गाने का नाम। छोड़ दो गाने का नाम। गाने को छोड़ दो। नहीं, गाने का नाम है जी रहे हैं छोड़ दो। अभी जी रहे हैं, अब कह रहे छोड़ दो। डिसाइड कर ले लड़के, तू कंफ्यूज्ड है। व्हाई कांट यू मेक अप योर माइंड? जीना है कि छोड़ना है? उसका एंड अप किया ना, मतलब जी रहे हैं का। इससे पहले था तू ना था यारा। अच्छा, फिर था जुदा हुआ। अच्छा,
मतलब सारे ही भाई ये सारे जाके इसके उसके ऊपर यूट्यूब पे जाके इसके सीक्वेंस में मुझे सुने। लग रहा है कि ये दिल टूट हुआ हुआ है यहाँ पे। नहीं कह सकते ना, अम्मी मार देंगी। अम्मी मार देंगी, दिल टूट से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके कोई गानों है? से लग रहा है नहीं, वो मैं एक्चुअली मुझे खुद बेसिकली वो genre आदत पसंद है। आपको दुखी जॉनरा पसंद है? हाँ जी, वो खुद पसंद है। अच्छा, ये बचपन से ही ऐसा है? अच्छा, अगर क्योंकि मैं देख रही हूँ उसको और ये हमेशा से ऐसा ही है, बड़ा सीरियस, सोबर, दुख भरा। हर बंदा अब हमारी सिद्रा अमीन की तरह बदल तो नहीं जाता ना। Oh my खैर, God. करियर हाइलाइट्स, करियर हाई मतलब आपकी अभी तक किस चीज को, किस मोमेंट को, किस जीत को अपना हाई पॉइंट कंसिडर करती हो करियर का? ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे ब्रेक में भी बात की, ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया उसको हाई पॉइंट कंसिडर करे। देखो, एक तो ट्रैजेक्टरी होती है ना जो लोग लगाते हैं, यू नो पीसीबी लगाता है या बाकी लगाते हैं कि ये इसकी ट्रैजेक्टरी है, और एक अपनी एक होती है। आपकी में आपके करियर का अभी तक हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा है अभी तक? अभी तो बहुत आगे करना है। अभी इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाना है। मुझे लगता है कि हम एक सीरीज़ जीते थे 2019 में, उसमें मैंने रन्स किए थे, और वो हम सीरीज़ 16 ईयर्स के बाद जीते थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। एक तो मुझे वो बड़ी याद है, और अभी रिसेंट 176 वाली अगर आप मेरी बात करें तो यही है कि मैं जब क्रिकेट हर चीज़ ने हर चीज़ छोड़नी है। सो मेरा ये है कि जब मैं रिटायर्ड हूँ क्रिकेट से, सो आई विश कि मैं इतने रन्स करके जाऊँ, पाकिस्तान को इतने जितवा के मैचेस जाऊँ कि जब कहीं भी कोई बुक बने या कोई बुक खुले, सो मेरा नाम भी हो कि भाई ये एक लड़की थी, एक प्लेयर थी जो इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स बना के गई है पाकिस्तान की तरफ। तारीख के पन्नों पर सुनहरी हुरूफ से इसका नाम लिखा जाए, उसका कहने का क्या मतलब बात है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके पन्नों पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो तारीख नुमा है, मेरी बात तारीख के काबिल है? जो कि मेरी पूरी ज़िंदगी मैं समझती हूँ, हर जो माइलस्टोन मैंने कवर किया है ना, वो ऐसे ही रहा है कि लगता था कि अच्छा ये हाईएस्ट है मेरी ज़िंदगी। ये ना कहना कि पैदा होने के बाद जब मैंने पहला कदम रखा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं जब कहूँगी। मैंने पहली क्रॉली मारी। नहीं नहीं, अच्छा, वो ओके। भी नहीं कहूँगी। नहीं, मैं ये समझती हूँ भाई कि एज अ होस्ट इतना लंबा आपने मैं इनिंग खेली। वही कहने लगी थी, आपने मेरी बात उचक ली कि एक एज अ फीमेल जुगतों के दरमियान में बैठना, उनको टॉलरेट करना और उनको खुशी के साथ एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा ऑन कैमरा पूछते थे कि ये जात जुगते की नफी इस लेवल की कम ही होती है। हाँ, और मुसलसल नॉट फॉर 1 ईयर 2 ईयर, फॉर 7 years आई डिड द सेम थिंग। तो मेरे लिए मुझे लगता था, और जब मुझे लोग मिलके कहते थे ना कि वी लुक अप टू यू, कि आपने वो टैबू ब्रेक कर दिया है कि औरतें भी दिल खोल के हंस सकती हैं जेन्युइनली दिल से, और आपने मर्दों की एक पूरी वो जो थी ना उनका गठ जोड़ के इस जॉनर में कोई औरत नहीं आ सकती, उसको आपने ब्रेक कर दिया। तो मैं और समझती बाय द वे हम जैसों के लिए भी फिर आसानी पैदा हुई। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इवन दो आई वाज होस्टिंग एट द सेम टाइम, बट आप इतना मुख्तलिफ काम कर रहे थे कि हम लोग भी कभी बैठ के कहते थे कि यार ये कर ही सकते हैं। ये कैसे करती है। एक तो कैसे करती है True. कि मतलब देयर सो मेनी मेन एंड सो मेनी फजूल बातें, There's a lot of बड़ी फजूल paraphernalia बातें of भी that. होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और बंदा सोचता है कि यार ये, एंड जिस डिग्निटी के साथ और जिस हंसने के बाद फिर जो आपका रिस्पॉन्स होता था, आपके मुंह से कभी कोई फजूल या वाहियात बात नहीं सुनी। नहीं निकलती थी। हम बिल्कुल, मैं आई वुड मेक श्योर कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द फैमिली सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, और उस औरत का एक इमेज है जिसको हम बहुत पाकबाज मानते हैं। तो जब वो एक ऐसे जगह पर बैठी है जो बहुत पावरफुल सीट है, तो उसका रिस्पॉन्स भी वैसा ही होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ जो ख़वातीन जो बहुत एफर्ट करती हैं और वो किसी हद पर नहीं पहुंच सकती बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, कोई टैबूज अटैच्ड होते हैं, सोशल स्टिग्मास होते हैं, या सोसाइटी उनको उस तरह से फेवर नहीं करती। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एंड स्टूड फॉर दैट। और व्यूअर्स, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली इसे कहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ मर्द जब निकलते हैं काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो इन सब चीज़ों का उनको ख्याल करने की एक तरह तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जाते हैं, उनका जो मूड होता है, जैसे बहुत से लोग हैं जो ख्याल करते हैं, हया करते हैं, बहुत से लोग हैं जो निकल पड़ते हैं मर्द के, भाई इट्स ओके। ख़वातीन को हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर सिचुएशन में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हम खुद किस ख़ानदान से आ रहे हैं, अपनी फैमिली का की नाक नहीं कटानी, फिर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ख़वातीन को, क्योंकि इतनी सी तो एक
क्वांटिटी है खवातीन की जो बाहर निकलती है। इतना सा रेशो है जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही है, तो उसमें भी अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपकी पूरी जेंडर ही मतलब स्टिग्मेटाइज हो जाएगी या उसके साथ एक और ऐसा हुआ है, बिल्कुल अच्छा, हुआ है। ऐसा हुआ है। बहुत से लोगों ने, बहुत सी ऐसी खवातीन भी आई ऑन द फोरफ्रंट जिन्होंने फिर कुछ ऐसे काम किए कि फिर सारी खवातीन बुरी बन गई, बदनाम हो उसमें चाहे वो फीमेल क्रिकेटर है, चाहे वो एक्टर एंड होस्ट है, चाहे वो शेफ, मतलब फिर सारी खवातीन जो काम कर रही थी उनको लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा हमें इस मेंटालिटी से भी बाहर निकलना है। सिर्फ एक इंसान सबको नहीं रिप्रेजेंट करता, और जब हम निकलें तो इस बात को मद्देनजर रख के निकलें कि हम एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। Yes. लेकिन फिर एक बुरे बंदे को सबका रिप्रेजेंटेटिव ना मतलब बनाएं। एक यहाँ गंदी पे मछली जो है वो पूरे तालाब को वो नहीं रिप्रेजेंट करती। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। ब्लेस यू गाइस थैंक यू। थैंक यू। एंड स्पेशली यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। ये तो मेरी दोस्त है, इसको मैं वैसे भी कह दूंगी, बट वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। Thank you so much. इसी तरह लगे रहो और हमारे मुल्क का इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन इंशाल्लाह। करो। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा फॉर मेकिंग द लवली डिशेस। अगर आप हैं यहाँ पे जी जी मैं तो एक और गाना सुना ही दे, बिल्कुल ज़रूर कुछ अपना सुनाऊंगा। सा। कुछ अपना सुना ओवर टू यू।